आइए अब हम सीड के बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है कि सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। हालांकि सीड का फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स दोनों में होता है, तो सीड के एडवांटेज एंजियोस्पर्म्स को भी है और जिम्नोस्पर्म्स को भी है। तो सीड फॉर्मेशन आपको दो प्लांट ग्रुप्स में देखने को मिलता है, एक एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है और दूसरा जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर बात एंजियोस्पर्म्स की हो रही है, हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर रहे हैं या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर रहे हैं। और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स, ऐसे प्लांट जो फ्लावर बनाते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स फ्लावर बनाते हैं, तो सीड फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म्स के लिए सेवरल एडवांटेज लेकर के आता है और जिम्नोस्पर्म्स के लिए भी लेकर आता है, लेकिन बात यहां एंजियोस्पर्म्स की हो रही है। तो सीड फॉर्मेशन जो होता है, सीड हैज several advantages for angiosperms। ठीक है, सीड एडवांटेजियस होता है एंजियोस्पर्म्स के लिए। किस मायने में एडवांटेजियस है, कैसे ये लाभ पहुंचाता है एंजियोस्पर्म्स को, अब वो चर्चा की जाएगी। तो उसमें जो पहला पॉइंट एनसीईआरटी बुक में मेंशन है कि जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, ये पानी पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म्स में पानी पर डिपेंड नहीं करता, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म एंड इवन इन जिम्नोस्पर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। अगर पानी नहीं है तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। हालांकि हाइड्रोफिली में बताया गया है कि कुछ एंजियोस्पर्म्स में बिना पानी के पॉलिनेशन नहीं होगा। तो जब हम ये कहते हैं, जनरल स्टेटमेंट है कि हमने बताया था कि हाइड्रोफिलस प्लांट बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें बहुत कम परसेंटेज होता है ऐसे प्लांट का जिनको पानी की जरूरत होती है पॉलिनेशन के लिए। और यहां एनसीईआरटी बुक लिख रही है कि पॉलिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, तो मतलब क्या है, इन जनरल लिख रही है। उन प्लांट्स को यहां निगलेक्ट कर दिया जा रहा है जो हाइड्रोफिलस है। तो एंजियोस्पर्म में मेजॉरिटी में प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के बिना होता है, और फर्टिलाइजेशन के लिए तो वाटर की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, एल्गी में, फंजाई में पानी की जरूरत होगी फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में पानी की जरूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये लिख दिया है एनसीईआरटी बुक ने। और ज्यादातर प्लांट्स में पॉलिनेशन में भी पानी की जरूरत नहीं होती। तो फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, लेकिन जो सीड फॉर्मेशन है इट इज मोर डिपेंडेबल। इसका मतलब हुआ कि सीड फॉर्मेशन या सीड जो बनता है बिना पानी के नहीं बन सकता। जाहिर सी बात है कि पानी तो हर सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए, तो सीड में भी सेल्स हैं, तो सीड को भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, सीड बनने में भी पानी लगता है। इसीलिए सीड ओवरी के दीवार से चिपका रहता है, किसके मदद से, प्लेसेंटा के मदद से। आप पढ़े होंगे ओव्यूल की जो डंडी होती है उसको फ्यूनिकल कहा जाता है, फ्यूनिकल फिर प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है ओवरी के वॉल से। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप मेंशन कर लेंगे कि सीड फॉर्मेशन इज डिपेंडेबल, ठीक है। और ये जो डिपेंडेबल है ये वाटर के रिस्पेक्ट में बताया गया है। डिपेंडेबल
मतलब इस पर हम ज्यादा निर्भर रह सकते हैं, इसका ये भी मतलब है कि बाकी प्लांट जो सीड नहीं बनाते हैं उसके तुलना में सीड जो प्लांट बनाते हैं तो उनमें सीड ज्यादा डिपेंडेबल स्ट्रक्चर है, ज्यादा भरोसा किया जा सकता है सीड पर उस प्लांट को नए जनरेशन तक ले जाने में, क्योंकि वो बहुत सारे एडवांटेजेस देता है और पानी पर भी डिपेंड करता है सीड का बनना। तो कई मीनिंग इसके निकल सकते हैं। तो सीड फॉर्मेशन इज डिपेंडेबल, ठीक है, एंड रिक्वायर्स वाटर, और वाटर की इसको जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया एनसीईआरटी बुक का वो पॉइंट जो कि सीड के एडवांटेजेस को समझाने में सबसे पहले मेंशन किया है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने लिखी है कि सीड जो है एक डिपेंडेबल स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म्स में, और सीड फॉर्मेशन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन इसके लिए पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है, क्योंकि जो सीड होते हैं वो उनमें बेटर डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज होती हैं, मतलब सीड का डिस्पर्सल, सीड जहां बनता है वहां से वो दूर दूर तक फैले, इसके लिए सीड के पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। तो प्लांट का प्रसार काफी बड़े एरिया तक हो सकता है। तो सीड डिस्पर्सल होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लाइफ में, क्योंकि अगर सीड बन रहा है और वो सारे सीड एक ही जगह अगर रह गए, तो हमने जैसा कि पहले बताया कि प्लांट जो है वो जो सीड से निकलेंगे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपस में कंपटीशन उनका बढ़ जाएगा, और वो कंपटीशन के कारण वो सब के सब मर जाएंगे। कंपटीशन किस बात का? वाटर का कंपटीशन, फूड का, मिनरल का, न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन, ऑक्सीजन का कंपटीशन, स्पेस का कंपटीशन। एक ही जगह अगर बहुत सारे प्लांट आप लगा हुआ पाएंगे तो ग्रो कैसे करेंगे? जगह तो कम पड़ जाएगा उनको, तो कमजोर हो जाएंगे प्लांट और धीरे धीरे सूख के खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए सीड बनने के बाद उसका डिस्पर्सल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्लांट अमूमन एक फल के अंदर आप देखते होंगे कि बहुत सारे सीड बनते हैं, और एक पेड़ तो बहुत सारे सीड बनाता है, और बहुत सारे सीड जब एक ही जगह आएंगे तो वो दिक्कत आप समझ सकते हैं। तो इसलिए सीड का डिस्पर्सल होना बहुत जरूरी है। तो सीड के पास अपने डिस्पर्सल की स्ट्रेटजीज होती हैं। तो ये पॉइंट एनसीईआरटी बुक मेंशन करता है, ये एक एडवांटेज है कि सीड्स have better adaptive strategies for dispersion to new habitats. Seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats. So seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats. तो ये आपको ध्यान रखना है, और इससे क्या मदद मिलती है? This helps to colonize the species in new habitat or area. In new habitat, यानी इससे प्लांट स्पीशीज अलग अलग एरिया में कॉलोनाइज हो सकता है। प्लांट वो खुद चल के नहीं जा सकता अलग एरिया में, लेकिन सीड के जरिए वो अन्य एरिया में भी, न्यू हैबिटेट में भी जा सकता है। तो ये एक एडवांटेज है कि जैसे एनिमल एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं, अलग अलग एरिया में जाते हैं, जा सकते हैं, बट प्लांट खुद तो नहीं जा सकते, लेकिन सीड के माध्यम से वो नए नए एरिया में कॉलोनाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज बताया जा रहा है एनसीईआरटी बुक में कि सीड में फूड रिजर्व रहते हैं, उसके एंडोस्पर्म में, उसके कॉटलिडन में। तो सीड has
फूड रिजर्व्स, ठीक है। तो सीड में फूड रिजर्व्स होते हैं, और ये जो फूड रिजर्व्स होते हैं ये तब तक जो सीड से जो सीडलिंग्स निकलते हैं, जो नवांकुर निकलते हैं, जो नए पौधे निकलते हैं सीड से, उनको तब तक ये भोजन देता रहता है जब तक कि वो खुद फोटोसिंथेसिस करना प्रारंभ न कर दें, स्टार्ट न कर दें। तो सीड हैज फूड रिजर्व्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, या उसको नरिशमेंट भी बोलते हैं, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन या पोषण to the seedling or new plant, जो सीड से नया नया पौधा निकला रहता है उसको सीडलिंग कहा जाता है। तो सीड हैज फूड रिजर्व्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सीडलिंग और न्यू प्लांट until they are capable of फोटोसिंथेसिस, जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए सक्षम ना हो जाए, यानी वो फोटोसिंथेसिस के लिए वो सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तभी ये फिर न्यूट्रिशन देना बंद करता है फिर, और क्योंकि तब तक इसका जो फूड रिजर्व वो खत्म भी हो जाता है। तो ये दूसरा एडवांटेज है, यानी कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो सीड जो है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता रहता है, प्लांट से अलग होने के बाद भी एम्ब्रियो को भोजन मिल रहा है क्योंकि वो सीड के अंदर है। तो सीड में फूड रिजर्व है, तो एडवांटेज हुआ कि नहीं। सीड अपने आप को प्लांट से दूर लेके चला जाता है, उसके पास स्ट्रेटजी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उसमें पहिया लगा है या खुद चल के बजा रहा है, लेकिन उसके पास ऐसी स्ट्रेटजी है जो एनिमल्स को या सीड डिस्पर्सल एजेंट को अट्रैक्ट करता है, जो कि सीड को लेकर के चले जाते हैं। तो प्लांट में फ्रूट डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी होता है और सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी होता है। तो सीड का डिस्पर्सल होना सीड के प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। तो सीड एक एडवांटेज ये देता है कि उसके पास बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल है, ठीक है। एक तो ये आपको बड़ा एडवांटेज है, टू न्यू हैबिटेट, प्लांट को नए एरिया में पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा क्या है, इसमें फूड रिजर्व होता है। फूड रिजर्व किस जगह पर होता है? एंडोस्पर्म में होता है, जो सीड के अंदर एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। जो कॉटलिडन होता है सीड के अंदर, उसके अंदर फूड रिजर्व होता है। तो आप देख रहे हैं एंडोस्पर्म और कॉटलिडन में फूड रिजर्व पाए जाते हैं, जो कि सीडलिंग को फूड प्रोवाइड करते हैं, और जब तक कि सीडलिंग खुद फोटोसिंथेसिस करने ना लग जाए। इसके बाद सीड में हार्ड सीड कोट होता है, जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो टेस्टा और टेगमन, जो दो सीड कोट होते हैं जो कि इंटेगुमेंट से बनते हैं, आउटर इंटेगुमेंट से टेस्टा और इनर इंटेगुमेंट से टेगमन, तो वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हार्ड सीड कोट प्रोवाइड protection to the embryo inside to the embryo। तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो हार्ड सीड कोट है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एडवांटेज है कि जो सीड होता है वो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाले प्रोजीनी उससे निकलते हैं। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब है जिनकी प्रॉपर्टी पैरेंट से नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। ज्यादातर सीड दुनिया में एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। तो उसमें मेल गैमीट के अंदर जो जीन्स आ रहे हैं और फीमेल गैमीट के अंदर जो जीन्स आ रहे हैं, दोनों जीन की मिक्सिंग होती है। तो जब जीन्स अलग अलग सोर्सेज से आएंगे, ठीक है ना, तो एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा, एक नई प्रॉपर्टी आएगी जो कि उनके पेरेंट से क्या होगी, कुछ डिफरेंट होगी, तो उसको न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है कि सीड जो है बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू प्रोजीनी विथ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सीड बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सीड जो होते हैं, seeds are product of sexual reproduction, product of
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अब यहां मैं लिख दे रहा हूं, सो दे गिव राइज टू, so they generate new genetic combination leading to variation. So they generate new genetic combination leading to variation, ठीक है, leading to variation, यानी विभिन्नताएं आती हैं प्रोजीनी में जो सीड से निकलते हैं। तो एक प्लांट अगर मान लीजिए 200 सीड बना रहा है तो उसमें 200 न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन होंगे उस प्लांट में सीड के जरिए, और 200 नए तरह के प्लांट निकलेंगे। एक आम के पेड़ से मान लीजिए जो आम का फल खाते हैं उसकी जो गुठली होती है, उस गुठली के अंदर सीड है, उसको जमीन में गाड़ेंगे, उससे जब नया आम का पेड़ निकलेगा तो उसको ऊपर से आपको लगेगा कि अरे ये तो पेरेंट प्लांट जैसा है, बट उससे जो नया पेड़ निकलेगा वो हूबहू अपने पेरेंट प्लांट जैसा नहीं होगा। उसमें आम का फल जो लगेगा, फॉर एग्जाम्पल उसका टेस्ट, उसका साइज, उस फ्रूट का वजन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा जो पेरेंट प्लांट की तुलना में, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो ये इसी को बोलते हैं न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, और इससे वेरिएशन। और मान लो 50 गुठली उस पेड़ से आपने इकट्ठा की और लगा दी, और उन 50 पेड़ से के आम के फलों को खाओगे तो सब में स्लाइट वेरिएशन आएगा ही आएगा बिकॉज ऑफ दिस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो ये ध्यान रखना है कि सीड के एडवांटेजेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सीड जो है उसमें बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी होती है डिस्पर्सल के लिए, ताकि प्लांट जो है वो न्यू हैबिटेट को कॉलोनाइज कर सके। उसके बाद सीड में फूड रिजर्व रहता है, जो कि जो सीडलिंग्स होते हैं, जो सीड से निकलने वाले न्यू प्लांट्स होते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब तक ये खुद फोटोसिंथेसिस ना कर सके। और सीड के चारों ओर हार्ड सीड कोट होती है, जो अंदर एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद सीड से निकलने वाले प्रोजीनी जो होते हैं वो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाले होते हैं, यानी वो वेरिएशन दिखाते हैं। अब हम सीड की एडवांटेज इंसानों के लिए क्या है उसको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बुक में ये भी मेंशन है कि जो सीड होता है इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। तो सीड इज बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। तो पहला पॉइंट ये मेंशन कर लीजिएगा, सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। यानी सीड अगर नहीं होता तो आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं कर पाएंगे। अगर गेहूं का दाना, चावल का दाना, या ज्यादातर प्लांट के अगर जिनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं हो पाता है तो उनकी फसल आप कैसे उगा पाएंगे बिना बीज के। तो सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि अब सीड को खाया भी जाता है और सीड को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए स्टोर भी किया जाता है। तो सीड को स्टोर करते हैं दो पर्पज से। स्टोरेज ऑफ कोल्ड स्टोरेज का नाम सुने होंगे, तो स्टोरेज ऑफ सीड जो होता है वो मेनली दो पर्पज के लिए होता है। फॉर फूड, जैसे कि बहुत सारे बीज हैं जिसको हम लोग खाते हैं। अब चना है, मटर है, तो चना और मटर के बीज से अगले जनरेशन का प्लांट भी निकलता है, और यानी एग्रीकल्चर में भी हम यूज करते हैं न्यू क्रॉप को ग्रो कराने में, नए साल की फसल को उगाने में। तो इसलिए उनको स्टोर करना पड़ता है कोल्ड स्टोरेज में। गेहूं है, चावल है, चना है, मटर है, इनके बीजों को, या फिर इनको हम भोजन के रूप में भी यूज करते हैं। तो भोजन तो सारा बीज हमारे पास है तो सब तो एक ही दिन खा नहीं लेंगे, साल भर 6 महीना 2 साल उसको रखा जाता है। तो स्टोरेज किया जाता है सीड का दो पर्पस के लिए, भोजन के लिए, और दूसरा उसको नए साल की या नए सीजन की फसल उगाने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेज क्रॉप, टू रेज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। नेक्स्ट सीजन तक तो आप उसको स्टोर करेंगे ही ना, सीड को नेक्स्ट सीजन तक तो आप स्टोर करेंगे ही। तो स्टोरेज ऑफ सीड होता है
है फूड के लिए और टू रेज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। लेकिन इसमें दो चीजें बहुत क्रूशियल होती हैं। सीड में जो पानी की मात्रा, ठीक है ना, और सीड में जो एम्ब्रियो है वो डॉर्मेंट कितने समय तक रहेगा या डॉर्मेंट नहीं रहेगा। तो याद रखें कि टू थिंग्स आर क्रूशियल, टू थिंग्स आर क्रूशियल फॉर दिस, स्टोरेज के लिए आर क्रूशियल। यानी सीड को हम स्टोर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे या कितना देर तक स्टोर कर पाएंगे, ये सब दो विशेष बातों पर निर्भर करती है सीड के। इसमें जो दो चीजें हैं, एक तो है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन पर निर्भर करता है, और दूसरा है डॉर्मेंसी पर निर्भर करता है, डॉर्मेंसी। ठीक है, तो अगर सीड डिहाइड्रेटेड होगा, पानी बहुत कम होगा, तो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन सीड में अरेस्टेड होंगे, बहुत स्लो होंगे, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होंगे, तो सीड को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकेंगे। लेकिन अगर सीड में पानी ज्यादा है तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी ज्यादा होंगे और सीड के अंदर एक्टिविटीज, हलचल भी ज्यादा होगी, तो आप उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे, उसमें से अंकुरण निकल जाएगा। तो सीड के स्टोरेज के लिए जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, एक तो डिहाइड्रेशन और दूसरा डॉर्मेंसी। भाई डॉर्मेंसी हमने पहले जिक्र कर दिया है कि एम्ब्रियो एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, भले ही उसको फेवरेबल कंडीशन दिया जाए, लाइट टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो सीड के जर्मिनेशन के जरूरी होते हैं। लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, ऑल्दो सम सीड रिक्वायर लाइट एज अ नेसेसरी फैक्टर फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, उनको पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर लाइट को हटा रहा हूं क्योंकि लाइट कॉमन स्टिमुलस नहीं है सीड जर्मिनेशन के लिए। सीड जर्मिनेशन के लिए तीन ही स्टिमुलस होते हैं जो कॉमन होते हैं, मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन लेट्यू का नाम का जो प्लांट है, लेट्यू सीड, उसके जर्मिनेशन के लिए लाइट चौथा फैक्टर के रूप में जरूरी है। बिना लाइट को जर्मिनेट नहीं करेगा, तो वहां चार फैक्टर हो गए। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखेंगे कि एम्ब्रियो अगर डॉर्मेंट है तब तो आप उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। एम्ब्रियो अगर डॉर्मेंट नहीं है, यानी वो तुरंत उसको स्टिमुलस चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा। ठीक है, ये एम्ब्रियो की खुद की इच्छा कि मुझे लंबे समय तक सीड में सोने दिया जाए, मुझे टेम्परेचर देंगे, मुझे मॉइस्चर देंगे, मुझे ऑक्सीजन देंगे, तो भी मैं जर्मिनेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं सोने वाला हूं, सो रहा हूं, और 6 महीने, 2 महीने, 4 दिन, 50 दिन सो करके जब उठ जाऊंगा तब मुझे ये सब चीजें दीजिएगा, तब मैं जर्मिनेट करूंगा। तो इसका मतलब होता है डॉर्मेंसी। लेकिन कुछ सीड जो होते हैं उनमें एम्ब्रियो बना और तुरंत उतावला हो जाता है जर्मिनेट होने के लिए। तो अगर उसको नहीं मिला वो फैक्टर और सीड के पास स्टोर्ड फूड मैटर समाप्त हो गया, तब तो मरना है उसको। और कुछ होते हैं कि सीड के पास स्टोर्ड फूड मैटर है लंबे समय तक, क्योंकि एम्ब्रियो यूज नहीं कर रहा है, उसको सोया हुआ है, भाई जगेगा, एक्टिव होगा तब ना वो स्टोर्ड फूड मैटर यूज होगा। तो डॉर्मेंट सीड लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, उनको आप स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक। लेकिन अगर सीड डॉर्मेंट नहीं है तो उसको आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। या तो उसको जर्मिनेट कराइए, नहीं तो उसका एम्ब्रियो मर जाएगा, फूड मैटर खत्म कर लेगा, खा डालेगा जल्दी जल्दी फूड मैटर सीड के अंदर का। समझ में आ गया? तो डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी, डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी दो क्रूशियल चीजें होती हैं सीड के स्टोरेज के लिए। और सीड का स्टोरेज हमारे लिए जरूरी है क्योंकि सीड को हम स्टोर करेंगे फूड के लिए, सीड को हम स्टोर करेंगे नेक्स्ट सीजन में जो क्रॉप है उसको उगाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, सीड की वायबिलिटी कितनी होती है। तो देखिए सीड की जो वायबिलिटी होती है वो हजारों सालों तक भी हो सकती है, कुछ 100 ईयर्स तक हो सकती है, कुछ मंथ्स तक हो सकती है। ठीक है, तो आपको यहां एक पॉइंट मेंशन कर लेना है कि सीड वायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, सीड वायबिलिटी की बात करते हैं, तो सीड वायबिलिटी जो होती है कुछ स्पीशीज में फ्यू मंथ तक की होती है और कुछ स्पीशीज में फ्यू 100 ईयर्स तक हो सकती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सेवरल ईयर्स तक हो सकती है, सेवरल ईयर्स तक हो सकती है। और कुछ में तो
few thousand years तक हो सकती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि उसमें several years में मतलब आप लिख सकते हैं few thousand years तक भी हो सकती है, years तक भी हो सकती है। अब several years में आप up to few hundred years तक भी लिख सकते हैं, few hundred years तक भी लिख सकते हैं। तो सीड आप देख रहे हैं कुछ महीनों तक जिंदा रह सकता है, कुछ सालों तक जिंदा रह सकता है। सालों में वो कई 100 साल भी हो सकते हैं, 200 साल, 400 साल, 500 साल। और कुछ प्लांट स्पीशीज में तो कई हजार सालों तक सीड जिंदा रह सकता है, कई हजार सालों तक सीड जिंदा रह सकता है। तो सीड वाइबिलिटी अलग अलग प्लांट स्पीशीज में अलग अलग होती है। मतलब सीड का लाइफ स्पान, सीड कितने समय तक जिंदा रह सकता है, इसको कहा जाता है सीड वाइबिलिटी। ठीक है ना। तो एक तरह से लाइफ स्पान है ये सीड का, कि कितने समय तक सीड जो है वो जीवित रहता है प्लांट से अलग होने के बाद, फ्रूट से निकलने के बाद। ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि अब आप यहां देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा वाइबिलिटी तो कौन सी होगी, फ्यू थाउजेंड ईयर्स। तो इसमें दो प्लांट का जिक्र किया गया है एनसीईआरटी बुक में। एक प्लांट है ल्यूपिन प्लांट या ल्यूपिनस आर्केटिकस नाम का प्लांट है। उसका सीड वाइबिलिटी 10,000 साल माना गया है। और जो ल्यूपिन प्लांट है, ल्यूपिन का प्लांट है ल्यूपिनस आर्केटिकस, तो ये ध्यान रखना है ल्यूपिनस आर्केटिकस। तो ल्यूपिनस आर्केटिकस ये ल्यूपिन का प्लांट है और इसकी जो वाइबिलिटी है ये आर्कटिक टुंड्रा से इसको खोजा गया था। तो सीड ऑफ ल्यूपिनस आर्केटिकस obtained from आर्कटिक टुंड्रा, ये नॉर्थ पोल के नजदीक है आर्कटिक टुंड्रा। तो has viability of 10,000 years। ठीक है। मतलब इसका सीड डॉर्मेंट स्टेट में रहा होगा, क्योंकि जब ये सीड मिला और उसका जब लाइफ स्पान एस्टिमेट किया गया कि कितना साल पुराना सीड है, वैज्ञानिक जब इसका लाइफ स्पान निकालने की कोशिश किए तो उनको पता चला अरे ये तो 10,000 साल से यहाँ पड़ा हुआ है आर्कटिक टुंड्रा में, पेड़ से गिरा होगा, वही मिट्टी में दबा होगा। वहां से जब साइंटिस्ट को मिला ये सीड, तो उसके बाद उस सीड को उन्होंने आर्कटिक टुंड्रा वाली जगह से, और फिर उस सीड को जब उन्होंने ग्रो कराया, मॉइस्चर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन दिया, तो जर्मिनेट कर गया, यानी एम्ब्रियो जिंदा था। लेकिन अब तक जर्मिनेट नहीं कर रहा था, या आप कह सकते हैं कि आर्कटिक टुंड्रा में भी एक कंडीशंस उसको जरूर कभी ना कभी मिले होंगे, तब भी वो जर्मिनेट नहीं किया था, यानी काफी लंबे समय से उसका एम्ब्रियो डॉर्मेंट स्टेज में था। तो ये ल्यूपिनस का जो सीड है वो जर्मिनेट भी किया और फूल भी दिया आफ्टर 10,000 ईयर। तो बोल सकते हैं कि इसका सीड का लाइफ स्पान तो भाई 10,000 साल तक है। और अब ये भी नहीं कि कितना और आगे जा सकता है, वो तो हमको 10,000 साल पर मिला वो सीड, तो हमने उसको उगा दिया और उससे प्लांट बन गया, उसका फूल भी आ गए। तो हम कह सकते हैं कि सीड ऑफ ल्यूपिन या ल्यूपिनस आर्कटिकस obtained from Arctic tundra has viability of 10,000 years, यानी इसका एम्ब्रियो 10,000 साल तक डॉर्मेंट स्टेट में रहा लगभग, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन दिया गया तो वो जर्मिनेट कर गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका जो सीड है, सीड germinated and flowered, ठीक है। तो सीड germinated and flowered after an estimate record of अब चूंकि ये 10,000 साल का है कि 8,000 साल का है, इसका तो एस्टिमेशन करना होगा ना, तमाम टेक्निक से सीड का क्या लाइफ होगा।
तो सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड record of 10,000 years of dormancy. 10,000 years of dormancy. ठीक है, तो ये ल्यूपिनस सीड का नाम याद रखेंगे एनसीईआरटी बुक में। तो एक तरह से लॉन्गेस्ट वायबिलिटी पीरियड अगर किसी के सीड में देखी गई, उसका जो रिकॉर्ड है वो है ल्यूपिन का या ल्यूपिनस आर्केटिकस का, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, दूसरा जो सीड का जिक्र है लॉन्गेस्ट वायबिलिटी का, रीसेंट जिसका जिक्र है, तो वो है डेट पाम के सीड का। डेट पाम फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा उसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम। और ये डेड सी के पास किंग हेरोड्स का पैलेस हुआ करता था। उसकी जो आर्कियोलॉजिकल जब एक्सकेवेशन हो रहा था उस जगह का, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा यानी डेट पाम का सीड मिला, और उसका जब एस्टिमेट किया गया उसकी लाइफ स्पान, तो लगभग 2000 साल पुराना वो निकला, और उससे भी नया प्लांट जर्मिनेट कर गया। तो आप देख सकते हैं कि 1000 साल तक सीड जिंदा रह सकते हैं, हजारों सालों तक सीड जिंदा रखने का रिकॉर्ड है, जिंदा रहने का रिकॉर्ड है। तो यहां पर दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, सीड ऑफ फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ठीक है, इसको हम डेट पाम कहते हैं, डेट पाम कहते हैं। ठीक है, हैज वाइबिलिटी ऑफ 2000 ईयर्स, तो इसकी वाइबिलिटी 2000 साल तक की। ठीक है, और ये जो सीड मिला obtained during archaeological excavation, पुरातत्विक खुदाई के दौरान। आर्कियोलॉजी का मतलब जानते हैं, जो जमीन की खुदाई करके पुराने समय की चीजों को, मॉन्यूमेंट्स को, कोई पैलेस दबा हुआ है, कोई मंदिर दबा हुआ है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर दबा हुआ है जमीन के नीचे, या डायनासोर के अवशेष खोद रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जमीन को खोद करके, कोल रिजर्व्स को खोजा जा रहा है। तो कहने का मतलब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का यही काम है, जो प्रिमिटिव चीजें हैं वो जमीन के नीचे है कि नहीं है, उनको वो एक अनुमान के हिसाब से मशीनों के मदद से एक आइडिया लेता है, फिर खुदाई शुरू करता है। तो उसी दौरान जब डेड सी के पास जो किंग हेरोड्स का पैलेस था, जब उसकी खुदाई हो रही थी उसके एरिया की, तो वहां पर ये सीड मिला। तो सीड ऑफ फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा हैज वाइबिलिटी ऑफ 2000 ईयर्स obtained during archaeological excavation of King Herod's palace near Dead Sea, near Dead Sea। तो ये ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको सीड की वायबिलिटी की चर्चा हो रही थी, ठीक है ना। तो ये हो गया कि सीड का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होता है, और सीड जो है उसकी वायबिलिटी कुछ महीनों, कुछ 100 सालों और कुछ 1000 सालों तक हो सकती है। इसमें किस सीड की वायबिलिटी मैक्सिमम है, तो ल्यूपिन की सीड की वायबिलिटी मैक्सिमम है, ल्यूपिनस आर्केटिकस, जिसको कि आर्कटिक टुंड्रा से ऑब्टेन किया गया था। और दूसरे नंबर पर जिस लॉन्गेस्ट वाइबल सीड का जिक्र है वो है फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा। जो फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा है, इसका सीड 2000 साल तक जिंदा रहता है, उसकी वायबिलिटी है, एस्टिमेटेड है ये वायबिलिटी, ये निकाला जाता है। कोई इंसान तो 2000 साल तक जीवित रहेगा नहीं, तो एस्टिमेशन होता है लाइफ का। और इसको ऑब्टेन किया गया था, इस वाले सीड को ऑब्टेन किया गया था आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान, किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। एनसीईआरटी बुक ने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे हैं अपने टेक्स्ट में ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक। अब इसमें एक सवाल तो एनसीईआरटी बुक में ये पूछा गया है कि हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक,
तो यानी कि एक एम्ब्रियो सैक में कितने एग्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ एग्स, ये पूछा गया है। फिर अगला सवाल पूछा है कि एन ओव्यूल, उसमें कितने एम्ब्रियो सैक्स होते हैं, नंबर ऑफ एम्ब्रियो सैक्स। ठीक है, यानी एक एम्ब्रियो सैक में कितने एग होते हैं, एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं, उसके बाद कितने ओव्यूल होते हैं एक ओवरी में, यानी एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स होते हैं, एंड ओवरी हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ ओव्यूल्स, यानी एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स होंगे, एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक होंगे, एक एम्ब्रियो सैक में कितने एग होंगे। फिर इसी क्रम में वो ये भी पूछता है कि एक पेड़ पर कितने फ्लावर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेंशन आप देखेंगे तो समझ में आएगा एक टिपिकल फ्लावर में कितने ओवरी भी और एक पेड़ पर कितने फ्लावर भी। तो अ फ्लावर, एक फूल में कितने ओवरीज, नंबर ऑफ ओवरीज। ठीक है, और फिर पूछा है कि अ प्लांट या ट्री हैज हाउ मेनी फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके जेहन में, दिमाग में डाले गए हैं एनसीईआरटी को का जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें। तो अब ये देखिए आपको तो अब सारा स्ट्रक्चर पता चल गया है। अब तो हम लोग लास्ट फेज में आ चुके हैं। तो एम्ब्रियो सैक में कितने एग होते हैं, तो यूजुअली एक एम्ब्रियो सैक में एक एग होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप ध्यान रखिएगा कि एक एम्ब्रियो सैक में 1 एग होता है। ठीक है, 1 एग होता है यूजुअली। आप पढ़े होंगे कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है। एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं, तो एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है यूजुअली, 1 एम्ब्रियो सैक। अपवाद को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, हम यहाँ जनरल या कॉमन बात करते हैं। पढ़ाई जब भी की जाती है, मुंह से कोई स्टेटमेंट अगर निकलता है तो उसको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज का एक्सेप्शन होता है। तो जब तक वो मेंशन ना किया जाए तब तक आप उसको जनरलाइज करके समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि एम्ब्रियो सैक में एक एग होता है, अगर हम कहते हैं कि ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक होता है, तो कल को कर लें सर इस प्लांट के तो ओव्यूल में 2 एम्ब्रियो सैक है, आपने तो एक बोला है। आपने उस पर्टिकुलर प्लांट की बात की ना, बट ऐसे कितने प्लांट हैं दुनिया में। तो वी विल always talk about general things that are happening around us. Certainly there may be exception, but exceptions को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो अब आप यहां पर ध्यान रखिए कि एक एम्ब्रियो में कितने एग होते हैं, 1 एग। एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं, 1 एम्ब्रियो सैक। और एक ओवरी में कितने ओव्यूल होते हैं, तो एक ओवरी में सिंगल ओव्यूल भी होता है और एक से ज्यादा ओव्यूल भी होता है। पढ़े होंगे जो पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं उसमें प्रॉपर्टी देता है कि एनिमोफिलस जो प्लांट्स होंगे उनके फ्लावर के ओवरी में कितने ओव्यूल होंगे और बाकी कंडीशन में। तो इसलिए अगर आप रिकॉल करेंगे तो पाएंगे कि एक ओवरी में नंबर ऑफ ओव्यूल 1 भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट होंगे जिसमें एक ओव्यूल दिखेगा एक ओवरी में, या बहुत सारे प्लांट होंगे जिनके एक ओवरी में एक ही ओव्यूल दिखेगा। तो ये ध्यान रखना है, एक ओव्यूल और बहुत सारे ओव्यूल दिख सकते हैं अलग अलग प्लांट स्पीशीज के ओवरी में। उसके बाद फ्लावर की बात करें तो एक फ्लावर में कितने ओवरीज होंगे, एक फ्लावर में एक ओवरी भी हो सकता है और एक से ज्यादा ओवरी भी हो सकता है। मान लो मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम, एक ही कार्पल है तो एक ही ओवरी होगी। अगर मल्टी कार्पेलरी पॉलीकार्पेलरी गाइनोसियम है, बहुत सारे कार्पल है तो बहुत सारे ओवरी होंगे, वो ओवरी फ्यूज होंगे तो सिमकार्पस अलग अलग होंगे तो एपोकार्पस पढ़े हुए हैं आप। तो ओवरी एक फ्लावर में 1 भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से आपको आंसर देना है। और ये तो आप खुद ही बता दीजिए कि एक पेड़ पर कितने फूल होते हैं, बहुत सारे। कोई ऐसा पेड़ तो होगा नहीं कि जो एक ही फूल बनाएगा। अमूमन कॉमनली ये दिखता तो है नहीं, कोई अपवाद हो अलग बात है, लेकिन मेरे नज़र में अभी ऐसा अपवाद
तो आया नहीं कि पूरे जीवन काल में वो एक ही फूल बनाया हो, ऐसा नहीं है। तो फूल कई बनते हैं पेड़ में, ध्यान रखिएगा। तो एक प्लांट या ट्री पर मैनी फ्लावर्स बनते हैं। अब एनसीईआरटी बुक यहां डिस्कस करती है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट में बहुत ज्यादा सीड की संख्या होती है। तो अब जैसे फ्रूट है, और फ्रूट में हाउ मेनी सीड्स, नंबर ऑफ सीड्स, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आता है कितने सीड्स होंगे, तो जनरली एक फल में एक बीज हो सकता है, क्योंकि एक ओवरी में अगर एक बीज हो, एक ओव्यूल होगा, ठीक है ना, तो उससे एक सीड बनेगा। तो पहले भी डिस्कशन हो चुका है। तो वन सीड भी हो सकता है और मैनी सीड भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड इन अ फ्रूट इज ऑब्टेन्ड और सीन इन केस ऑफ ऑर्किड्स। तो मैक्सिमम number of seeds in fruit occur in case of orchids. Orchids के केस में देखा जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड। कोई भी ऐसा फल जिसमें सबसे ज्यादा सीड मिलता हो, किसका फल होगा? ऑर्किड का फल होगा। यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें हजारों सीड, बहुत छोटे स्मॉलेस्ट सीड का एग्जाम्पल है ऑर्किड। स्मॉलेस्ट फ्रूट का एग्जाम्पल है ऑर्किड। कौन प्लांट किंगडम में कौन सा प्लांट है जिसका स्मॉलेस्ट सीड होता है? ऑर्किड। तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए थाउजेंड्स ऑफ सीड इन अ फ्रूट, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीड इन अ फ्रूट। थाउजेंड्स ऑफ सीड्स, टीनी सीड्स इन अ फ्रूट। और ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में कुछ पैरासिटिक प्लांट्स का जिक्र किया एनसीईआरटी बुक ने, ओराबैंकी और स्ट्राइगा। तो ओराबैंकी और स्ट्राइगा का नाम लिख लेंगे। स्ट्राइगा हो गया, और यहां पर आप ये मेंशन कर लेंगे ओरोबैंकी। ओरोबैंकी, तो ओरोबैंकी और स्ट्राइगा में आपको ये मिलेगा। ये पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, ये पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। इनके फ्रूट में भी आपको बहुत सारे सीड्स मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स हैं, और इनमें भी आपको न्यूमरस सीड्स इन अ फ्रूट, बहुत सारे, सैकड़ों हजारों की संख्या में इसमें भी सीड मिलेंगे। तो ऑर्किड तो नंबर 1 पर है। और कुछ एग्जाम्पल प्लांट के जो दिए गए हैं वो ओरोबैंकी और स्ट्राइगा, ये दोनों पैरासिटिक प्लांट हैं। ऑर्किड जो है अपने फूलों के लिए मशहूर है। इपीफाइट्स होते हैं ऑर्किड, पेड़, एक पेड़ के ऊपर उगते हैं। ऑर्किड्स आर प्लांट दैट ग्रो ऑन ब्रांचेस ऑफ अदर ट्रीज। ओके, सो मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल ऑर्किड्स बट मेनी ऑर्किड्स, एंड सच ऑर्किड्स आर called epiphytic orchids because they are growing on other trees or other plants। और खासकर वो दूसरे पेड़ों के शाखाओं पर ऑर्किड्स क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि उनको लाइट चाहिए। इतने छोटे होते हैं कि जमीन पर उगेंगे तो लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी। खासकर घने जंगलों में अगर ऑर्किड पाया जा रहा है तो उसकी मजबूरी है, एक अडेप्टेशन स्ट्रेटजी है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सनलाइट पाने के लिए, कि उसके सीड दूसरे पेड़ के ब्रांच पर गिरेंगे और वहीं जर्मिनेट कर जाएंगे। तो ऑर्किड्स जो होते हैं वो एपिफाइटिक होते हैं। मेनी एग्जाम्पल्स हैं ऑर्किड के, बट नॉट ऑल ऑर्किड्स आर एपिफाइटिक, ध्यान रखिएगा। तो ऑर्किड जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड होता है उनके फ्रूट में। स्ट्राइगा और ओराबैंकी के भी फल में बहुत ज्यादा सीड्स की संख्या होती है, ये मेंशन है एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में एपोमिक्सिस का जिक्र है। जनरली एपोमिक्सिस जो है वो कुछ ही एंजियोस्पर्म्स दिखाते हैं। तो आइए समझते हैं कि एपोमिक्सिस होता क्या है। एपोमिक्सिस, देखिए मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स सीड बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप, यानी सीड इज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स। तो मोस्ट एंजियोस्पर्म्स में सीड इज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिसमें सीड बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही बन जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी सीड बन जाता है। तो इन सम एंजियोस्पर्म्स, बट in some angiosperms seed is formed due to asexual reproduction, is formed even without sexual reproduction, even without sexual reproduction, या हम ऐसे कह ले कि seed is formed during a special type of asexual reproduction. Seed is formed even without sexual reproduction, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें seed is formed without fertilization. आप seed is product of sexual reproduction या fertilization भी तो लिख सकते हैं। जबकि कुछ एंजियोस्पर्म्स जो है उसमें सीड जो है बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन जाते हैं। तो सीड इज फॉर्म्ड इवन विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बिना भी सीड बन गए, यानी सीड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तब भी बन जा रहे हैं। तो सीड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी उन प्लांट्स में सीड बन जाते हैं। तो इसी को एपोमिक्सिस कहा जाता है। और ऐसे कौन से एंजियोस्पर्म होते हैं? मेनी मेंबर्स ऑफ एस्टेरेसी, एस्टेरेसी फैमिली के मेंबर्स में सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो मेनी मेंबर्स ऑफ एस्टेरेसी और ग्रासेस में भी, ठीक है। तो मेनी ग्रासेस, मेनी मेंबर्स ऑफ एस्टेरेसी, ये ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जिनमें सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के ही हो जाता है, और इसी को एपोमिक्सिस कहा जाता है। यानी सीड इज फॉर्म्ड even without sexual reproduction, या formation of seed without fertilization is called apomixis. तो आप लिख सकते हैं formation of seed without fertilization. तो formation of seed without fertilization अगर होगा, that is apomixis. Apomixis is not common. It is not seen in most angiosperms, but it is seen in few angiosperms. और एग्जाम्पल उसके हैं एस्टेरेसी फैमिली के मेंबर्स, ग्रासेस के मेंबर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है कि एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जब गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो कौन सा रिप्रोडक्शन बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सीड बन रहा है तो लगेगा अरे सीड बन रहा है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा। नहीं, सीड मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी हर चीजें उसमें होंगी, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। उसमें एम्ब्रियो सैक भी बन सकता है, उसमें एग भी बनेगा, ठीक है, सिनर्जिड भी बनेगा, एंटीपोडल भी बनेगा, न्यूक्लियस भी है, ओव्यूल भी है, फ्लावर भी है, फूल है। फूल सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए बनता है ना, तो फूल भी बनेगा उस प्लांट में, ओवरी भी बनेगी, ओव्यूल भी बनेगा, एम्ब्रोसैक भी बनेगा, एग भी बनेगा, ठीक, लेकिन फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल जरूर करिएगा कि एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और ये सेक्सुअल प्रोडक्शन जैसा होते दिखता है, लेकिन इसमें फ्यूजन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एपोमिक्सिस is a type of asexual reproduction. Apomixis is a form of asexual reproduction. जो भी लिखिए, form of asexual reproduction is a form of
asexual reproduction. Apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. Sexual reproduction जैसा दिखता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर बनता है ना, इसके अंदर ओवरी या पिस्टल होते हैं, ओव्यूल भी दिखता है, बिना ओव्यूल, बिना ओवरी, बिना फ्लावर, बिना एम्ब्रियो सैक के, बिना एग के, क्या आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। तो एक प्लांट अगर फूल बना रहा है तो कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने जा रहा है। एक प्लांट अगर ओवरी बना रहा है तो कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने जा रहा है। एक प्लांट अगर ओव्यूल बना रहा है तब भी कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने जा रहा है, क्योंकि ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। एक प्लांट एम्ब्रियोसाइट बना रहा है तब भी बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने जा रहा है। एग बना रहा है तब भी कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक चीज नहीं हुई। ये सब कुछ हुआ, लेकिन गैमेटिक फ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है, कई बार एग बन गया लेकिन एग बिना मियोसिस के बन गया, तो गैमेटिक फ्यूजन नहीं हुआ और मियोसिस भी नहीं हुआ। ठीक है, गैमेटिक फ्यूजन नहीं हुआ, माइनस मतलब नहीं हुआ, मियोसिस मतलब नहीं हुआ, और सीड भी बन गया। तो हुआ ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते होते सेक्सुअल हो गया। तो एपोमिक्सिस जो है वो उस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो दिखता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे चीज नहीं होते हैं इसमें। ठीक, सारे चीज में दो इंपॉर्टेंट चीजें आप अक्सर नहीं देखेंगे। एक तो नहीं देखेंगे, फर्टिलाइजेशन तो कभी नहीं देखेंगे। मियोसिस हो भी सकता है, मियोसिस नहीं भी हो सकता है, तो मियोसिस का कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा एपोमिक्सिस में। तो एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन which mimics sexual reproduction. एपोमिक्सिस में सीड बनता है, बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और एपोमिक्टिक सीड बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देयर आर मेनी वेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड। तो देयर आर मेनी वेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड। Many ways for formation of एपोमिक्टिक सीड। एपोमिक्टिक सीड बनने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसा सीड जो बिना फर्टिलाइजेशन के बना हो उसको एपोमिक्टिक सीड कहा जाता है। तो व्हाट इज एपोमिक्टिक सीड? अ सीड दैट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड एपोमिक्टिक सीड। ठीक है, अब उसमें से जो एपोमिक्टिक सीड होता है वो नॉर्मल सीड से बहुत डिफरेंट नहीं होता। देखने में एक ही जैसा होगा, लेकिन बनने का तरीका कुछ शुरुआत में तो सिमिलर था, लेकिन बाद में कुछ डिसिमिलरिटीज आ गई, वही फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। देखिए, एपोमिक्सिस में एक तरीका ये भी है, देयर आर सेवरल वेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। तो एक तरीका ये भी है कि कोई एग बिना मियोसिस के बन गई। मान लीजिए एग का फॉर्मेशन हुआ और एग का फॉर्मेशन मान लीजिए मदर सेल से हुआ। जो भी मदर सेल जो एग बना रही है उसमें मियोसिस नहीं हुआ, नो मियोसिस, मतलब नो रिडक्शन डिवीजन, दैट इज नो रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस को ही क्या कहा जाता है? रिडक्शन डिवीजन। तो कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, ठीक, यानी मियोसिस नहीं हुआ। तो एग बनाने वाली जो मदर सेल होती है वही मेगास्पोर मदर सेल, आप पढ़ते होंगे मेगास्पोर मदर सेल है, उसमें मियोसिस होगा तो मेगास्पोर बनेंगे। फिर मेगास्पोर में आप पढ़े 3 मेगास्पोर डिजनरेट कर जाएगी और एक मेगास्पोर पूरा एम्ब्रियो सैक बनाएगी और उसी में एग बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो मदर सेल है उसमें मियोसिस नहीं हुआ और बिना मियोसिस के 2 सेल बनेगी, यानी वही मेगास्पोर मदर सेल ही एग में चेंज हो जाए। ठीक है, तो ऐसे भी समझ लीजिए। तो मदर सेल जो है उसमें मियोसिस नहीं होगा तो एग बनेगा। तो अगर मदर सेल की प्लॉइडी 2n होगी तो एग की भी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। तो डिप्लॉयड एग सेल हो गया। और फिर डिप्लॉयड एग सेल एग का इंतजार नहीं करेगा मेल गैमेट के फ्यूजन का। इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन
ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक डिप्लॉयड एग बिना मियोसिस के बना और ये एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया बिना फर्टिलाइजेशन के। और ये पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस सीड के अंदर हो रहा है, ओव्यूल के अंदर हो रहा है, इन ओव्यूल। तो ये ओव्यूल तो आगे चल करके इसमें कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टेड इनटू सीड, ठीक है ना, कन्वर्टेड इनटू सीड। और इसी सीड के अंदर ये एम्ब्रियो भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये सीड के अंदर क्या दिख रहा है, एम्ब्रियो। लेकिन इस एम्ब्रियो के बनने में आपको कहीं भी फर्टिलाइजेशन होते नहीं दिखा और कहीं भी मियोसिस होते नहीं दिखा। तो एक तरीका ये है कि एक एपोमिक्टिक सीड बनने का एक तरीके का जिक्र किया, वन ऑफ द वे। सारे एपोमिक्टिक सीड ऐसे बनेंगे ये जरूरी नहीं है, तो सिर्फ एक एपोमिक्टिक सीड बनने का तरीका है ये। एपोमिक्टिक सीड कैसे बनता है, और भी दूसरे तरीके होते हैं एपोमिक्टिक सीड बनने के। तो मदर सेल में मियोसिस नहीं होगा, यानी रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, तो जो एग बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाएगा, मतलब जाइगोट। तो तब बनता है ना, तब फ्यूजन होता है, तो सीधे एग सेल में क्लीवेज ही शुरू हो जाएगा, एग सेल डिवाइड करना शुरू कर जाएगी और एम्ब्रियो बना देगी। तो यहाँ जाइगोट नाम की चीज नहीं आएगी इसमें। जाइगोट तो तब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नो जाइगोट इज फॉर्म्ड, नो जाइगोट इज फॉर्म्ड, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत तरीके से सवाल घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी बुक पूछती है कि ये जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होता है, इसका जेनेटिक नेचर क्या होता है, क्या इसे क्लोन कहा जा सकता है। आपको मालूम है कि अगर वेरिएशन आता है तो तभी आता है जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मियोसिस होता है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनते हैं। यहाँ तो क्रॉसिंग ओवर या मियोसिस हो ही नहीं रहा है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा है, तो इस एम्ब्रियो में जो प्रॉपर्टी होगी वो एग की होगी, 100% एग की होगी। यहाँ मेल गैमेट तो आया ही नहीं फ्यूज होने के लिए, ठीक। दूसरा चीज, सभी एग, मदर सेल जो है, इसमें जब मियोसिस नहीं होगा तो इससे जितने भी एग्स बनेंगे सब में कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, मदर का ही कॉम्बिनेशन, मदर में जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन वही ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि मियोसिस होता है तो वो छेड़छाड़ होता है जेनेटिक कॉम्बिनेशन का ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो जब मियोसिस नहीं हुआ तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ प्रोजीनी में। तो इसका मतलब ये प्रोजीनी जिससे जो प्लांट बनेगा वो अपने पेरेंट प्लांट के बिल्कुल सिमिलर होगा, और जितने भी एम्ब्रियो इस तरह से बनेंगे इस प्लांट से वो सारे आपस में भी सिमिलर होंगे। तो ध्यान रखेंगे कि ये एम्ब्रियो जो होता है ये इसमें नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, और जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होते हैं उनको क्लोन्स कहा जाता है। सो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो आर क्लोन्स, ठीक है, एज देयर इज नो मियोसिस और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो मियोसिस नहीं होने की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, नया कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, इसलिए वो एकदम से सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के भी और आपस में भी। बहुत सारे एम्ब्रियो अगर बन रहे हैं तो सारे बिल्कुल सिमिलर होंगे, क्योंकि उनको ओरिजिन देने वाली सेल्स या पेरेंट प्लांट क्या है, सेम है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि एपोमिक्टिक एम्ब्रियो क्लोन्स कहे जाते हैं क्योंकि इनमें मियोसिस नहीं होता है। लेकिन ये बता दें आपको, एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, अगर कुछ एपोमिक्सिस ऐसे भी होते हैं जहां मियोसिस देखी जाती है, और जब मियोसिस देखी जाएगी तब फिर उनको हम क्लोन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है कि जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होते हैं उनमें मियोसिस भी नहीं होता और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। फर्टिलाइजेशन नहीं होता ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है एपोमिक्सिस के बारे में, लेकिन मियोसिस के बारे में यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मियोसिस कुछ एपोमिक्सिस के केस में होता है, यानी एग मियोसिस से बनते हैं लेकिन एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो उससे जो सीड बन जाता है वो भी एपोमिक्टिक सीड कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी बुक में जो मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। उसने कह दिया है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मियोसिस भी नहीं होता है।
दोनों चीज नहीं होता है, और इसीलिए अपोमेक्टिक एम्ब्रियो क्या हो जाते हैं, क्लोन कहे जाते हैं। क्लोन मतलब सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होती है, जितने भी एम्ब्रियो बनेंगे ऐसे आपस में भी सिमिलर होगी और पेरेंट प्लांट के भी सिमिलर होगी। अब पॉलीएम्ब्रियोनी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका छोटा सा जिक्र है एनसीईआरटी बुक में। पॉलीएम्ब्रियोनी, occurrence of more than one embryo in a seed is called polyembryony। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो occurrence, तो occurrence of more than one embryo in a seed, तो एक बीज में एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाया जाता है तो इसी को पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। तो ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, यानी एक सीड में अगर बहुत सारे एम्ब्रियो हैं, एम्ब्रियोज, तो इसको कहा जाता है पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पॉलीएम्ब्रियोनी देखा जाता है सिट्रस में और मैंगो में, बकौल एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी के एग्जांपल में मैंगो का जिक्र है और सिट्रस का जिक्र है, ठीक। तो मैंगो और सिट्रस, ये इनके सीड में आप बहुत सारे एम्ब्रियो देखेंगे, मल्टीपल एम्ब्रियो देखेंगे, और इसी को कहा जाएगा पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ये मल्टीपल एम्ब्रियो आ कैसे जाते हैं? जनरली आपने देखा होगा कि एक एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो बनता किसमें? एम्ब्रियो सैक में। तो एम्ब्रियो सैक में एक एग होता है, वही फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कई बार होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है और ये उसका इंटेगुमेंट है, ठीक है, और ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक, और ये न्यूसेलस, ये बाहर जो भी आप टिश्यू देख रहे हैं ये न्यूसेलस है, ये आपको मालूम है माइक्रोपाइल है, ये चलाजा लैंड है सी, और ये एम्ब्रियो सैक है। तो आप देखेंगे कि एम्ब्रियो में ये एग है, ये एग है, और इसी एग से आगे चल करके फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो बन जाता है, ये पता है आपको। लेकिन कई बार जो न्यूसेलर सेल है, ये मान लीजिए न्यूसेलस की सेल है, ये डिवाइड होने लगती है और इसकी संख्या बढ़ने लगती है, और ये एम्ब्रियो सैक में घुस करके, एम्ब्रियो सैक में घुस करके ये और भी एम्ब्रियो बना देती है। तो यहां पर लिखा क्या है कि न्यूसेलर सेल स्टार्ट डिवाइडिंग protrudes into embryo sac, यानी न्यूसेलर सेल डिवाइड होने लगती हैं और उसमें से बहुत सारी सेल्स प्रोट्रूड कर जाती हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, और अंदर जाकर के बहुत सारे एम्ब्रियो बना देती हैं। तो इससे भी एम्ब्रियो बन गया, इसको न्यूसेलर एम्ब्रियो कहेंगे, इससे भी एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एम्ब्रियोज बन गए। तो ड्यू टू न्यूसेलस, तो यानी ये एम्ब्रियो जो बना है वो न्यूसेलस से बना है, और जो ये एम्ब्रियो आगे यहाँ पर कुछ समय बाद जो आप एम्ब्रियो देखेंगे वो एग से बना हुआ है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप बना है, और इसमें तो कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं इस एम्ब्रियो के बनने में। तो जो मैंगो और सिट्रस में सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो आप देखते हैं, उसमें से एक एम्ब्रियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना होगा, फर्टिलाइजेशन से बना होगा, और बाकी एम्ब्रियो जो होंगे वो न्यूसेलर एम्ब्रियो होंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो जब किसी सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें ये चांस ज्यादा है कि उसमें से ज्यादातर एम्ब्रियो जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बने हुए हैं, केवल एक आध एम्ब्रियो होंगे जो फर्टिलाइजेशन से बने होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो दिख रहा है और यही आगे चल के पूरा सीड बन जाएगा, तो इस सीड के अंदर आपको कई सारे एम्ब्रियो दिख रहे हैं, एग से बना हुआ एम्ब्रियो, न्यूसेलस से बना हुआ एम्ब्रियो। तो ये ध्यान रखना है आपको। न्यूसेलस से एम्ब्रियो कैसे बनता है? न्यूसेलस की सेल डिवाइड होने लगती है,
वो पिनेट्रेट कर जाती है, प्रोट्रूड कर जाती है, एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस के चली जाती है और वो सेल वहां पर फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से न्यूसुलर एम्ब्रियो पाया जाता है। किसमें पाया जाता है न्यूसुलर एम्ब्रियो? सिट्रस में और मैंगो में।